नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी का राज करने का कंसेप्ट फेल हो गया है। नरेंद्र मोदी का मॉडल फेल हो गया है और नरेंद्र मोदी सरकार, उनकी डबल इंजन सरकारें, वो सब पेपर लीक सरकारें बन गई और स्थिति ये है कि हर घोटाला, हर फ्रॉड में कहीं गुजरात मॉडल आता है, कहीं बीजेपी आरएसएस मॉडल आता है, तो कहीं कोई और मॉडल आता है। भर्तियों में पारदर्शिता के नाम पर बनाई गई एजेंसियां वास्तव में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा साधन बन गई हैं या सफेद हाथी बन के रह गई। जी हां, कमोबेश आज यही स्थिति है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी युवाओं के साथ, देश के भविष्य के साथ होते इस खिलवाड़ को लेकर के लड़ रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। तो जनता हो या एनडीए गठबंधन के साथीगण, वो भी आज नरेंद्र मोदी को घेरने से पीछे नहीं हट रहे। जी हां, यही हो रहा है। नरेंद्र मोदी कल अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में थे और जब वो बनारस में एक रोड शो करके निकल रहे थे तो उनके क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने उन पर चप्पल फेंकी। निश्चित रूप से मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। गांधी का विरोध करने का तरीका अहिंसक था, किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उनका तरीका था कि विरोध जताएंगे लेकिन हमला नहीं करेंगे। हालांकि यह बात भी साफ है, जिस भी शख्स ने वह चप्पल नरेंद्र मोदी पर फेंकी वह उनको कोई और नुकसान नहीं करना चाहता, नहीं तो वो पत्थर फेंक सकता था, कोई और चीज फेंक सकता था। उसने चप्पल ही क्यों फेंकी? क्योंकि चप्पल हमारे यहां किसी भी व्यक्ति के लिए उसके प्रति सबसे ज्यादा अपमान करने का की एक सोच का तरीका होता है और इसलिए नरेंद्र मोदी पर उसने चप्पल फेंकी। नरेंद्र मोदी की ही गाड़ी पर निशाना साधकर उसी जगह फेंकी जहां नरेंद्र मोदी सीट पर बैठे थे। यानी वो शख्स जान रहा था कि वह चप्पल वहीं पर गिरनी चाहिए जहां नरेंद्र मोदी का मुंह। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसका नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में है, हाई सिक्योरिटी है, कोई नुकसान नहीं होगा। तो यह भी एक सत्य है, लेकिन फिर भी मैं इसे अनुचित मानता हूं और मेरा मानना है कि आप बयान दीजिए, आप चीजें कहिए, आप विरोध जताइए, लेकिन ऐसा काम मत कीजिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी होते तो कोई बात नहीं, आज वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं और इससे यह संदेश जाता है कि इस देश का नागरिक इस देश के प्रधानमंत्री से इतना परेशान है कि उनको चप्पल मार रहा है। निश्चित रूप से यह दुखद है। बहरहाल यह स्थिति पैदा क्यों हुई? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद ही यह कंसेप्ट डेवलप किया। उन्होंने गुजरात में एक मॉडल डेवलप किया। उसमें मॉडल एक था मार्केटिंग का मॉडल और एक डर का मॉडल। राहुल गांधी इसको लेकर के बड़ा अच्छे से बताते हैं। आपने जो नरेंद्र मोदी जी की का जो कॉन्सेप्ट था और वो गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात से वो गुजरात मॉडल फिर वो नेशनल लेवल पे लाए। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग, हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर, एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट?
तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। तो जो यह मॉडल है, इस मॉडल में अपनी मार्केटिंग की जाती है, अपनी फोटो, अपना वीडियो, अपनी रील, अपना चेहरा, अपना नाम, हर जगह खुद ही खुद है। और दूसरा जो होता है वो होता है कि डर पैदा करना। इतना डर पैदा कर दो कि कोई आदमी कुछ आपके लिए बोलने, कहने, दिखाने, एक्शन में, सब में डरा हुआ रहे। तो राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता की हैसियत से आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी को जो यह कहते थे, मैं 56 इंची सीने, मैं अकेला, और ये उनको डरा कर रख दिया है। और अब उनका 56 इंची से बिल्कुल पलट गया है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी का एक तो डर खत्म हो गया, इसीलिए कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत कर पा रहा है कि चप्पल फेंक पा रहा है। और इसीलिए उनके तमाम सहयोगी दल के लोग भी उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, एनडीए गठबंधन के हिस्से हैं, शिंदे की पार्टी के, शिवसेना के नेता हैं, वो बोल रहे हैं और उनको लेकर के पोस्टर लगा रहे हैं और जाने क्या क्या कह रहे हैं। इसी तरीके से अजीत पवार की पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं और भी दूसरे लोग बोल रहे हैं, और अब आवाज उठने लगी है। नालंदा में जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और उसका पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, तो तत्काल क्रेडिट बटाने के लिए नीतीश कुमार खड़े हो गए और उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस के शासनकाल में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः शुरू करने के लिए दबाव बनाया था। तो यानी आप इससे समझ सकते हैं कि अब मुंह पर ही बताया जा रहा है कि तुम नहीं आके कर रहे हो, पहले ही हो चुका है और उसमें हमारा भी योगदान है। तो यह भी स्थिति आ रही है। यह है तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि नरेंद्र मोदी का एक तो डर खत्म हो गया, मार्केटिंग भी अब वो हो गई, पूरी दुनिया जानने लगी है कि नरेंद्र मोदी की हैसियत अब वह नहीं रही। शायद यही वजह थी कि जब वो इटली गए तो इटली के एयरपोर्ट पर लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए इटली सरकार का कोई मंत्री, कोई सीनियर ऑफिशियल नहीं आया। यानी इससे बड़ी भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री की और क्या बेइज्जती होगी। तो यह स्थिति है। वहां पर उन्हें ना किसी भाषण में सम्मिलित किया गया, ना उनकी स्पीच हुई, ना उनको मीटिंग में शामिल किया गया, और ना कुछ। वो सिर्फ सेल्फी का हिस्सा बनते रहे और पिछलग्गू बन के रह गए, सबके गले पड़ते रहे, बस। तो दुनिया लेवल पे यह हो रहा है, देश लेवल पर यह हो रहा है, और जब यह हो रहा हो तो यह बताता है कि अब मोदी का चेहरा ढल चुका है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार ने यह खुद ही किया है, इसके लिए वो खुद दोषी है, क्योंकि इन्होंने तमाम जो परीक्षाओं में पारदर्शिता के नाम पे एजेंसियां बनाई, तमाम संस्थाएं, तमाम यूनिवर्सिटीज, तमाम जगह पे, वहां पर सभी जगह आरएसएस के लोग भर दिए। अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं, अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। और ये मैं कह रहा हूं, दोहराता जा रहा हूं कि हर हिंदुस्तान की हर संस्था को कैप्चर कर रखा है, लीगल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, एजुकेशन सिस्टम को। बीजेपी के लोग भरती है, आरएसएस बीजेपी के लोगों को, एक ही विचारधारा के लोगों को भर के इन्होंने सब पर कब्जा करने की कोशिश की। इस समय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उसके प्रोफेसर जो प्रदीप जोशी हैं, वो आरएसएस के व्यक्ति हैं, एबीवीपी के व्यक्ति हैं। कानपुर में एबीवीपी की नेतागिरी करते थे, मैं वहीं का रहने वाला हूं इसलिए जानता हूं। और उसके बाद में
उन्होंने आरएसएस की सिफारिश पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, आरएसएस की सिफारिश पे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, और आरएसएस के ही कारण वो यूपीएससी जो आईएएस की परीक्षा लेती है उसके भी अध्यक्ष रहे, और इसके बाद में अब वो एनटीए के अध्यक्ष। तो आप समझ सकते हैं वो उस मॉडल का हिस्सा है, और इन सभी जगह भ्रष्टाचार और बेईमानी की शिकायतें आई, पहली बार यूपीएससी में आई तो इन्हीं के समय में आरोप लगे। तो यह अपने आप में साबित करता है कि ऐसे लोग ही इन्हें पसंद आते हैं। दूसरी चीज, एक इन्होंने थी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जब से बनी है तब से 4 साल हो गए हैं, और 4 साल बाद भी उसने एक भर्ती नहीं की, एक भर्ती नहीं कर पाई, लेकिन एजेंसी बन गई, और जो चीजें उसके जरिए होनी थी इस कारण से नौकरियां नहीं हो पा रही। लोग नौकरियों के लिए परेशान हैं, और जो नौकरियों के लिए पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं। लीक करने वाले कुछ गुजराती निकलते हैं, कुछ गुजरात की कंपनियां निकलती हैं, तो उनको होता है। नरेंद्र मोदी ने एक मॉडल विकसित किया, कहा सरकार की एजेंसियां नहीं, टेस्ट बाहर से कराएंगे, और जो बाहर से आउटसोर्स करके होता है उसका नतीजा ये होता है कि वो एजेंसियां तमाम तरह से खेल करती हैं और पेपर लीक होते हैं। छात्रों का नहीं, जीवन सख्त कानून आफ्टर द फैक्ट है, वो होना चाहिए। मगर अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। ये इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है। और अगर आप कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है, जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, इम्पार्शल हुआ करते थे, वो आज इम्पार्शल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं, और मीडियोकर लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में बैठा दिया गया है। इसका मेन कारण यह है, और इसका आप एपिसेंटर देखिए। उत्तर प्रदेश में टीचर भर्ती स्कैम हुआ, उसके बाद में पुलिस भर्ती स्कैम हुआ, उसके बाद समीक्षा अधिकारी भर्ती स्कैम हुआ, और तमाम सारे ऐसे ही तमाम राज्यों में हुए। 45 पेपर लीक हो चुके हैं, बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। रोजाना हर घंटे 2 से 3 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि पूरे देश में इस तरह की स्थिति है। प्रधानमंत्री कहते हैं, उनके लोग कहते हैं कि उन्होंने जो है रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया, उन्होंने गाजा और इजराइल का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन वो भारत में पेपर भर्ती लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। राहुल गांधी इसको लेके बड़ा अच्छा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ये नहीं रोक पा रहे हैं, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि ये लीक करने वाले, सब कुछ करने वाले इन्हीं के लोग, इसमें पकड़े जा रहे हैं लोग, सबूत मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। नीट परीक्षा के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों का कबूलनामा यहां पर सामने आया है। अनुराग यादव, नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेंदु इनके नाम है, और इन्होंने कबूल किया है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिला था इन्हें। एक दिन पहले ही रात में प्रश्न पत्र इन्हें मिल गए थे। झूठ बोलते हैं, युवाओं का भविष्य बर्बाद करते हैं। अब तक 3 दर्जन बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, 3 दर्जन बच्चे आत्महत्या कर चुके हों, इतने पेपर लीक हो गए हों, जिसकी बात करें, और इसके बाद ये
निश्चित रूप से शर्मनाक है। तो ये बताता है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। और ये बच्चे किसी एक धर्म के, एक संप्रदाय के या एक विचारधारा के, एक पार्टी के लोगों के नहीं है, सबके हैं। बावजूद इसके इसकी लड़ाई कौन लड़ता है? कांग्रेस पार्टी लड़ती है, एनएसयूआई लड़ती है, युवक कांग्रेस लड़ती है, राहुल गांधी लड़ते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़े संगठनों के मुंह से एक आवाज आप नहीं सुनेंगे, इस अन्याय के खिलाफ एक आवाज नहीं आती। तो इससे आप समझ सकते हैं ये क्या कर सकते हैं। ये दंगे फसाद कर सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं। नफरत फैलाने का एक खेल इन्होंने हिमाचल में रचा, और उस नफरत के बूते जिस तरीके से हमला किया गया, एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की दुकान को तोड़ा गया, उससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। तो इस तरह के नफरत फैलाने के काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और वो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। तो वो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, न सिर्फ सड़क पर, संसद में भी और हर मंच पर भी। यह संदेश उन्होंने स्पष्ट आज दे दिया। जय